नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं आयुष्मान भव, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत की। और आज का एपिसोड हर उस व्यक्ति के लिए है जिन्हें सुबह उठते ही खांसी आती है, या हर मौसम बदलते ही दवाओं का सहारा लेना पड़ता है, या वो माँ बाप जो अपने बच्चों की लगातार खांसती हुई आवाज़ से परेशान है और हर बार यही सोचते हैं कि ये तो मौसम की बात है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ मौसम की बात है? क्या लगातार खांसी को हल्के में लेना हमारी एक बड़ी गलती बन सकता है? क्या आपको पता है कि भारत में लाखों लोग हर साल ब्रोंकाइटिस नाम की एक बीमारी से परेशान रहते हैं और ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते? क्या ये सिर्फ साधारण खांसी जुकाम से जुड़ी हुई बीमारी है, या इससे सांस की नली को स्थायी नुकसान भी हो सकता है? क्या प्रदूषण, स्मोकिंग, धूल, अगरबत्ती और यहाँ तक कि एसी में बैठना भी हमारे फेफड़ों का दुश्मन बन रहा है? और जब इलाज की बात आती है तो एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी कैसे बन सकते हैं हमारे लिए बड़ा सहारा? आज की चर्चा में हम सब कुछ जानेंगे। ब्रोंकाइटिस से जुड़े हर पहलू पर करेंगे चर्चा। इसके कारण, लक्षण, जांच, इलाज और सबसे जरूरी बचाव के उपायों पर करेंगे बात। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं 3 खास मेहमान जो हर सवाल का जवाब सरल भाषा में देंगे। हमारे साथ है डॉक्टर सौरभ मित्तल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी, क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, एम्स नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मित्तल। शुक्रिया हमारे साथ आयुष्मान भव में जुड़ने के लिए। हमारे साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर रमाकांत यादव जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रमाकांत यादव। साथ ही होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर हरचरणजीत कौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फॉर्मर प्रोफेसर और HOD हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेट होम्योपैथिक कॉलेज, कानपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर कौर। तो शुरुआत करते हैं, पहले बेसिक समझते हैं। डॉक्टर मित्तल, बताइए ब्रोंकाइटिस क्या है? इसे आम खांसी जुकाम समझना सही है क्या? तो ब्रोंकाइटिस एक बीमारी है। ब्रोंकाइटिस एक्चुअली एक जनरल टर्म है कि जो सांस की नलियाँ होती हैं उनमें जब सूजन आ जाती है तो उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे एस्थमा या दमा जिसको बोलते हैं, या COPD जिसको बोलते हैं, वो ब्रोंकाइटिस के कॉमन कारण होते हैं। तो ब्रोंकाइटिस एक लॉन्ग बीमारी है, मतलब क्रॉनिक बीमारी है। ऐसा नहीं है कि जैसे जनरली ब्रोंकाइटिस हम बोलते हैं तो जो बीमारी लंबे समय से चल रही है। कई दफ़े इन्फेक्शन की वजह से एक्यूट ब्रोंकाइटिस या एक्यूट ब्रोंकाइटिस, जिसको एकदम खांसी हुई 2-4 दिन में ठीक हो गई, वो भी हो जाता है। पर जनरली ब्रोंकाइटिस हम कहते हैं कि जो लंबे समय से चली आ रही प्रॉब्लम है। तो इसके लक्षण होते हैं लंबे समय तक खांसी रहना, बलगम आना, सांस में दिक्कत होना, कभी दफ़ा मुंह में बलगम में खून भी आ सकता है, सुबह उठते ही सबसे ज़्यादा खांसी होना या सांस में आवाज़ें आना जिसको वीजिंग बोलते हैं, या सांस में सीटी जैसी आवाज़ आना, वो इसके कॉमन लक्षण होते हैं। कई दफ़ा ये बीमारी फैमिलीज़ में भी रन करती है कि भाई किसी के फैमिली में किसी को था, उसके बच्चों को या उसके सिबलिंग्स को भी हो जाती है। बाकी जो COPD ब्रोंकाइटिस होता है उसके कारण होते हैं जनरली स्मोकिंग एक बहुत कॉमन कारण होता है, या ऑक्यूपेशनल, जो कि काम पे, जैसे कोई ऐसा काम है जिसमें धुआं है बहुत ज़्यादा, जैसे प्रदूषण में काम कर रहे हैं या प्रदूषण वाली जगह पर रहते हैं। मंदिर के पुजारी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हवन का या धुएं का एक्सपोजर होता है, या जैसे जो सिलिका का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, उन लोगों में भी ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो जाती है, जो कि उनके सांस में प्रदूषण के कण जाते हैं अंदर, जिसकी वजह से उनकी सांस की नलियों में सूजन आने लगती है। ठीक है डॉक्टर रमाकांत यादव, आयुर्वेद कैसे डिफाइन करता है ब्रोंकाइटिस को? जी, जैसा कि अभी डॉक्टर मित्तल जी ने बताया, वैसे ही कुछ आयुर्वेद का भी कॉन्सेप्ट है। और ये जो एक ब्रॉड ग्रुप है हमारे यहाँ, एक श्वास कास करके एक चैप्टर होता है जिसमें कि सांस से संबंधित बीमारियाँ और खांसी से संबंधित बीमारियाँ वो सभी उसके अंतर्गत आती हैं। और जैसा कि कारण की बात अगर इसकी देखी जाए तो कारण में वही कारण लिखे हुए हैं, जैसे धुआं है, धूल है, ठंडा मौसम है, ठंडा पानी है, या ठंडी हवा है, इसके बारे में लिखा हुआ है। दूसरे, अगर कोई आप खान पान में जैसे कोई ऐसा खान पान लेते हैं, जैसे उसमें स्पेशली जो आयुर्वेद में दिया हुआ है, जैसे दही है या और ठंडी जो पदार्थ होते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो उसकी वजह से ब्रोंकाइटिस इसमें के लक्षण मिलते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जैसे हमारे यहाँ एक पंचकर्म चिकित्सा होती है, पंचकर्म चिकित्सा के बाद अगर कोई आदमी ठीक से अपना पालन नहीं करता है, जो आहार विहार या करें से डाइट या लाइफस्टाइल पालन नहीं करता है, तो उसको भी इस तरीके की समस्या होने की संभावना रहती है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो जैसे एलर्जी जो मॉडर्न मेडिसिन कहता है, लगभग उसी तरह से हमारे यहाँ भी जो है, जैसे एक सूक्ष्म जीव या जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी वजह से जो शरीर में एक
लक्षण पैदा होते हैं उनको आयुर्वेद में भी उसी तरह से लिया गया है। तो अगर आप मूल रूप से जानें तो लगभग एक जैसे ही कारण और उसके लक्षण दोनों में दिए हुए हैं। ठीक है डॉक्टर कौर, जैसे हमने बेसिक्स तो समझे हैं, लेकिन यही सवाल सबके मन में होता है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि आम खांसी ज़ुकाम से, आम खांसी से ये कैसे अलग है, एस्थमा से कैसे अलग है, या फिर एलर्जी, कई लोग कहते हैं मैं एलर्जी है, तो क्या ये सभी चीज़ें अलग हैं, इन्हें कैसे देखा जाए? ब्रोंकाइटिस को हम कह सकते हैं कि जैसे इन्फ्लेमेशन हुआ है या इन्फेक्शन हुआ है, आपके ब्रोंकस में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आ रहा है और उसकी वजह से आपका एक्सपेक्टोरेशन बढ़ रही है या डिस्चार्जेस बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो सिम्टम्स हैं जो अभी सर ने जैसे बताया कि ऑलमोस्ट वही सिम्टम्स है जिसमें आपको डिस्निया हो सकता है, खांसी होगी, इसके साथ आपको ठंडे गर्म से, जैसे होम्योपैथी में हम लोग कहते हैं कि जब हम सिम्टम्स इकट्ठे करते हैं तो आपको किस तरह की किन किन सिचुएशंस में आपको इसके एग्रावेशंस हो रही है, ठंडे में ज़्यादा हो रहा है, गर्म में ज़्यादा हो रहा है, ठंडा पीने से बढ़ रहा है, या मौसम की वजह से है, या फिर आपके फैमिली हिस्ट्री में अगर ये है, तो इस तरह से हम लोग उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जो ब्रोंकाइटिस है हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जैसे एक्यूट है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। एक्यूट में जो कि ज़्यादा लंबे समय तक इसका डिजीज़ नहीं चलती, 10 दिन हम मानकर चलते हैं। क्रॉनिक में है जो कि आपके कम से कम 30 डेज मीन्स 2 महीने आपको इस बीमारी से अगर आपको हो रखा है, खांसी है आपको, या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ़ है, और अगर आप 2 साल तक आपको ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ब्रोंकाइटिस है। तो ये एस्थमा से इस तरह, एस्थमा इज़ बेसिकली इट इज़ एन एलर्जिक, जिसमें एलर्जी है, जिसमें कि आपका स्पाज्म हो जाता है और आपका ट्रैक्ट जो है रेस्पिरेटरी आप खुलकर नहीं ले सकते। तो आफ्टर ये ब्रोंकाइटिस भी, एस्थमा में भी ये आ सकता है, टॉन्सिल्स की वजह से भी हो सकता है, आपके साइनस में अगर साइनसाइटिस है तो उससे भी आपका ये आपको मिल सकती है, ये डिज़ीज़ हो जाती है। और इसके सिवाय जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर स्टिमुलेंट्स हो गए, या फिर पॉलन ग्रेन्स की वजह से, जैसे कि जिस मौसम में ज़्यादा फूल हैं या पॉलन ग्रेन्स हम घर पे रखते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स हैं, इन सब की वजह से ये जो आपका ब्रोंकाइटिस की जो डिज़ीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि कुछ आपने ट्रिगर्स बताए हैं डॉक्टर मित्तल, मैं चाहूँगी थोड़ा सा और बताएं। जो धूल, धुआं, प्रदूषण है, कितना बड़ा रोल है और ज़्यादातर केसेस में क्या देखा जाता है, किस तरह की एलर्जी होती है? तो एक तो क्या होता है, एक तो बीमारी होने के कारण होता है, जो कारण होता है वो या तो फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स होता है, या स्मोकिंग होता है, या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है। दूसरा क्या होता है, ट्रिगर की अटैक पड़ना, मतलब किसी को ब्रोंकाइटिस या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एस्थमा है, वो ठीक चल रहे हैं पर अचानक उनको अटैक आता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ट्रिगर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे कॉमन ट्रिगर होता है वायरल इन्फेक्शन, थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन हुआ, फ्लू हुआ, उसकी वजह से ट्रिगर हो जाता है। एक्यूट पोलन एक्सपोजर, जैसे मौसम बदला, बहुत सारे परागकण हवा में आए, उसकी वजह से हो जाता है। बहुत ठंडी हवा का एक्सपोजर हुआ, कोई पहाड़ पे गया तो उसको एक्सपोजर हो जाता है। पेट्स की वजह से होता है, जैसे जो लोग घर में बिल्ली या कुत्ता रखते हैं तो उनको अगर पेट से एलर्जी है तो उसकी वजह से भी बहुत बार अटैक पड़ जाता है। ऐसे ही जिसको कहते हैं, आप बात कर रहे थे कि एसी के बारे में, तो एसी की अगर सर्विसिंग नहीं करा रहे हैं और एसी में डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, माइट्स हैं, तो उसकी वजह से भी अटैक पड़ जाता है। बहुत लोग घर में जैसे कंबल यूज़ करते हैं और कंबल की सफाई नहीं कराई है, कंबल की क्लीनिंग नहीं कराई, या जो गद्दे होते हैं उसकी क्लीनिंग नहीं कराई, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे ट्रिगर होते हैं और बार बार उनको अटैक पड़ता रहता है या उनका अटैक ठीक ही नहीं हो पाता। ठीक है, यानी ये ट्रिगर हो सकते हैं। अब मैं ये समझना चाहूँगी डॉक्टर रमाकांत कि आप लोगों ने ये जो बातें बताई हैं, बहुत सारे 2 तरह के प्रकार में बताए गए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ट्रिगर हो सकता है। बहुत बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं आजकल लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। प्रदूषण तो अपना है ही, स्मोकिंग एक बहुत बड़ी मैं कहूँ कि समस्या भी बन रहा है। यंगस्टर्स हैं, बहुत स्मोकिंग कर रहे हैं। ये किस तरह से खतरा बढ़ाता है ब्रोंकाइटिस का? ये बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक, ये एक प्रश्न भी बहुत अच्छा है, क्योंकि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा एक समाज में बढ़ता चला जा रहा है। और
आप देखेंगे कि जब आप स्मोकिंग जब कोई भी व्यक्ति करता है तो वो निकोटीन के प्रभाव से जो हमारे जो श्वास की नलियाँ होती हैं उनमें एक हल्का सा इरिटेशन हमेशा बना रहता है। एक हल्का सा आप कह सकते हैं कि सूजन जैसी प्रक्रिया या इन्फ्लेमेशन जैसी प्रक्रिया हमेशा उसमें बनी रहती है। और जब आप बार बार उसको स्टिमुलेट करते हैं तो धीरे धीरे जो है वही एक प्रकार से आप कह सकते हैं शरीर का एक रिएक्शन उसी तरह से बनना शुरू हो जाता है। और जब आप उस पे जाते हैं, बार बार आप रिपीटेड स्मोकिंग करते हैं, तो ये समस्याएं जो है जैसे मान लिए इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ बलगम का ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। और ये खांसी है, जब बलगम बनेगा तो एक शरीर की मतलब जैसे जो खांसी है वो एक सामान्य प्रक्रिया है, शरीर का एक बचाव का फिनोमेना भी है वो। जैसे बलगम शरीर में बनना शुरू होगा तो शरीर उसको निकालने की कोशिश करता है, तो उसमें वो खांसी है। और जब ये बार बार बलगम इसमें बनता रहेगा तो शरीर बार बार जो है वो खांसी करके उसको निकालने की कोशिश करता है। और जब यही समस्या और बढ़ जाती है या एक्यूट कंडीशन में, जैसे वह भी बताया कि जैसे ठंडा मौसम है या कोई धुएँ में चला जाता है, तो अगर कोई ऐसी अवस्था, एक सेकेंडरी कॉज भी मिल गया, कोई इन्फेक्शन मिल गया, तो फिर यही कंडीशन एक्यूट में कन्वर्ट हो जाती है और उस समय फिर जो है आपको विगरस ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर कौर, जैसे अभी स्मोकिंग की हमने बात की, एक और चीज़ है बार बार जो कही जाती है, मौसम बदलता है, और मौसम बदलता है तब ये बहुत ट्रिगर करता है। तो ऐसा क्या होता है मौसम बदलने पर? मौसम बदलने से जैसे आप ठंडा पानी पी लिए आपने, गर्मी से अगर आप एसी वाले कमरे में चले जाते हैं या फिर एसी के बाद अगर आप धूप में निकल आते हैं, तो इन सब चीज़ों, ये सारे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से आपका ब्रोंकाइटिस की शुरुआत हो जाती है। आपकी इम्यूनिटी अगर डाउन है तो आपको ये सारे इन्फेक्शंस बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं। तो ठंडा पानी अवॉइड, इसीलिए ठंडा पानी आपको एकदम से बर्फ़ वाला पानी ना पिएं, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें, आप ठंडा गर्म का ध्यान रखें और कोशिश करें कि जितना ही आप टेम्परेचर एकदम से गाड़ी में, अगर एसी की गाड़ी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले एसी बंद कर लीजिए तभी बाहर आए। तो ये सारे जो हैं ट्रिगर्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से बहुत जल्दी आपका जो आपकी लंग्स और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये सब इफ़ेक्ट करते हैं। और जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुई, तो एक्सपेक्टोरेशन भी साथ में हो जाएगा और ये इन्फेक्शन बढ़ता है एक्यूट केस से, एक्यूट से अगर आपने इसको सही टाइम पर इसका इलाज नहीं किया तो ये बढ़कर आगे, अगर आपने इसको बहुत लाइटली ले लिया कि ये तो सिंपल सी खांसी है, इसका तो अपने आप ठीक हो जाएगी, तो ये आगे बढ़कर ये आगे जाके निमोनिया में भी चेंज हो सकती है आपके, और आगे जाके ये आपका COPD में भी कन्वर्ट हो जाता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से हमें अपने आप को जब भी हम बाहर निकलते हैं, ठंडा पानी पीते हैं या थोड़ा हम अगर आप ध्यान रखें तो हम ये सारे ट्रिगर्स से हम थोड़ा बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर मित्तल, आप लोग ने एक्यूट क्रॉनिक बताया और एक टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, COPD। क्योंकि आम इंसान, मैं बार बार वही कहूँगी, खांसी आ रही है ठीक हो जा रही है, आ रही है ठीक हो जा रही है, कैसे वो इम्पॉर्टेंट कौन से सिम्टम्स हैं जिनको शुरुआत से ही ध्यान रखना है और ये समझ में आ जाए कि ये अब एक्यूट है और ये हो सकता है अब इस लिमिट के बाद ये क्रॉनिक हो जाएगा और अब ये COPD हो जाएगा। और मेरे ख्याल से COPD का फिर इलाज भी नहीं है शायद। तो अगर जैसे बात करें ब्रोंकाइटिस, जैसे मैं आपसे बात करूं, ब्रोंकाइटिस एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। जैसे आप कहें खाना, तो खाने में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे ब्रोंकाइटिस के भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। तो COPD उसमें से एक प्रकार है। ब्रोंकाइटिस जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है वो एक्यूट इन्फेक्शन या एक्यूट एक्सपोजर की वजह से होता है और जनरली 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। अगर 7 से 10 दिन के बाद भी वो चल रहा है तो उसको हम कहते हैं सब एक्यूट, और अगर वो 3 महीने से भी आगे चला गया तो हम कहते हैं कि भाई क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जनरली स्मोकिंग या पॉल्यूशन या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से होता है, जिसको COPD भी कहते हैं। तो COPD के भी कई प्रकार होते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उसमें से एक प्रकार होता है। पर अगर आपकी बीमारी COPD स्टेज तक पहुंच गई है, इसका मतलब है कि काफ़ी लंबे समय से लंग्स पे डैमेज होता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ ही दिन की बात है। जनरली COPD स्मोकिंग की वजह से होती है, या फिर जैसे औरतें घर में धुएं वाले चूल्हे पे खाना बनाती है, हमारे देश में बहुत कॉमन है, आज भी गाँव में धुएं वाले चूल्हे पे खाना बनाती हैं औरतें, तो उसकी वजह से भी उनको COPD हो जाती है और लंबे समय तक खांसी रहती है। तो मरीज़ को, किसी को भी अगर खांसी 3 महीने से ज़्यादा रह गई है तो इसका मतलब है कि उसके लक्षण COPD की तरफ हैं और उसको एक बार डॉक्टर को दिखा के टेस्ट करानी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस चीज़ की वजह से हो रहा है, भले ही वो धुआं है, धूल है, स्मोकिंग है या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है,
उसको अवॉइड करने का मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए ताकि वो बीमारी आगे ना बढ़े। ठीक है, आपने 3 महीने की बात कही है। डॉक्टर यादव, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें अपने ऑफिस में भी मिलते हैं और आसपास मिलते हैं, जिनको मौसम बदलने पे, खासकर जब अक्टूबर का और नवंबर का टाइम होता है, खांसी होती है, लेकिन वो 3 महीने नहीं चलती, लेकिन हर बार वो खांसी होती है और महीना भर, 1.5 महीना भर भी रह जाती है। तो क्या इसको भी दिखाना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, ये जो जैसे आपने अभी समय का नाम बताया कि अक्टूबर नवंबर का जो टाइम होता है, वो एक ऋतु संधि का टाइम है। अगर आप देखें, साल में 3 बार इस तरीके की ऋतुएं आती हैं जहाँ पर कि 2 तरह की ऋतुएं बीच में मिल रही होती हैं। तो जैसे अक्टूबर नवंबर का जो समय होता है, उसमें बरसात ख़त्म हो रही होती है और ठंड सर्दी का मौसम आ रहा होता है। तो बॉडी का जो है एक अडाप्टेशन का अपना एक तरीका होता है कि कुछ लोगों के शरीर जो है उस परिवर्तन को अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों के शरीर परिवर्तन को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जिन लोगों के शरीर में अडॉप्शन की कमी रहती है, वो उनको इस तरीके के लक्षण जो है, एलर्जी जैसे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा निराकरण भी आयुर्वेद में बताया हुआ है कि आप कोई भी ऋतु अगर आ रही है और कोई भी ऋतु जो जा रही है, आप उसका जो खान पान है, रहन सहन है, उसका धीरे धीरे छोड़ें और दूसरी वाली को धीरे धीरे अडॉप्ट करें। तो इससे क्या होगा कि शरीर को, जैसे अभी एक्सपोज़र की भी बात हुई, तो सडन एक्सपोज़र नहीं होंगे, कभी भी सडन एक्सपोज़र नहीं होंगे। तो जो आपकी जो बॉडी का जो रिएक्ट करने का तरीका है, वो एक सामान्य तरीके से रिएक्ट करती रहेगी और आपको जो मैक्सिमम समस्याएं हैं उनसे आपको बचाव होता रहेगा। तो ये एक सामान्य तरीका है जिससे कि आप बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर कौर, क्या जब हम बच्चों की बात करते हैं या बुजुर्गों की बात करते हैं, क्या एज में भी अलग अलग ट्रिगर्स और कारण होते हैं या सबके लिए एक ही जैसे कारण है और ट्रिगर्स हैं? ये जो ब्रोंकाइटिस है, ज़्यादातर तो आप 35 प्लस या फिर बुज़ुर्गों में आपको ये बीमारी ज़्यादा मिलेगी। अगर आप डेटा अगर चेक करेंगे तो अराउंड I think 4.8 million men जो कि above the age of 35, they are suffering from this bronchitis। बच्चों में भी है, क्योंकि पॉल्यूशन वगैरह की वजह से बच्चों में भी है, पर ये ज़्यादातर ओल्ड एज में ज़्यादा है। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आपको ओल्ड एज में ज़्यादा मिलेगी, जिसमें कि आपका डिस्चार्जेस जैसे एक्सपेक्टोरेशन है, म्यूकस है, फिर म्यूकोप्यूरुलेंट एक्सपेक्टोरेशन आ रही है, आपको सुबह उठते ही खांसी होती है, रॉनेस की फीलिंग आ रही है, आपको चेस्ट में खांसी आ रही है। तो ये आपको ओल्ड एज में ज़्यादा मिलेगी। और मेल में आपको ये ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स इन इंडिया स्पेशली। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर मित्तल, क्या जो एक तरह से हम कहें कि ब्रोंकाइटिस में जो बलगम का, म्यूकस का रंग है या मात्रा है, उनसे भी बहुत कुछ जानकारी मिलती है क्या? और जब एक्यूट से होते होते क्रॉनिक पे आते हैं तो मेन अंतर क्या हो जाता है? क्या समय बढ़ जाता है उस खांसी के रहने का या लगातार बनी रहती है? तो एक्यूट जो खांसी होती है वो हम जैसे बात करें कि 7 से 10 दिन में जनरली ठीक हो जाती है। क्रॉनिक जो होती है वो जनरली लगातार बनी रहती है। दूसरी बात, जैसे बलगम की बात करें तो जनरली इस बीमारी में बलगम सफ़ेद रंग का, या जिसको हम म्यूकॉइड बोलते हैं या ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, जनरली वैसा होता है। पर कई दफ़ा क्या होता है, जब इन्फेक्शन हुआ, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो बलगम का रंग बदल जाता है। कई दफ़ा बलगम पीला आता है या बलगम हरा आता है। अगर आपका बलगम जनरली सफ़ेद था और पीला हो गया अचानक या फिर हरा हो गया, इसका मतलब आपको इन्फेक्शन हो गया और आपको अपने डॉक्टर को दिखा करके दवाइयाँ लेनी चाहिए। बलगम की मात्रा का बढ़ जाना, जैसे कई दफ़ा भाई किसी को दिन भर में 2 चम्मच बलगम आता है, अचानक से उस दिन नोटिस किया कि 4-5 दिन से बलगम की अमाउंट बढ़ गया है, तो वो भी एक्सासर्बेशन या अटैक का एक लक्षण होता है कि आपको सांस का अटैक या लंग्स का, ब्रोंकाइटिस का अटैक पड़ रहा है, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो बलगम का अमाउंट, बलगम का कलर या बलगम में ब्लड आना, ये तीनों लक्षण बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को उसी समय दिखाना चाहिए कि क्या मेरे लंग्स में कोई प्रॉब्लम बढ़ गई है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है प्रिवेंशन की बात, डॉक्टर रमाकांत जी। और आयुर्वेद इस पर बहुत जोर देता है कि आप अपना, जैसे आपने कहा, ऋतुचर्या, दिनचर्या, खान पान में संयम रखें और सब कुछ संतुलित रखें, तो हो सकता है कि आप ब्रोंकाइटिस से भी बचे रहें। तो कौन सी ऐसी बातें हैं, मूल बातें आप बताएंगे जिनका सबको ध्यान रखना है, और ख़ासकर जिन्हें खांसी की समस्या जल्दी हो जाती है? बिल्कुल। तो इसमें देखिए, इनको अगर आप देखें तो उसमें 3 मुख्य जो ब्रॉड ग्रुप हैं उसमें हम लोग रख सकते हैं।
पहला जब कभी हम लोग उसमें चिकित्सा के लिए जाते हैं तो निदान परिवर्जन, मतलब निदान मीन्स जो भी कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, जैसे अभी बात हो रही थी कि धुआं है, धूल है, या जो ठंडा वातावरण है, वहाँ से अगर उस वजह से ट्रिगर हो रहा है तो वहाँ से रोगी को हटाना है सबसे, या उसकी जो एक परिस्थिति है उसको थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये एक निदान परिवर्जन की बात हो गई। दूसरा जो है फिर वो आहार संबंधी परिवर्तन करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कभी कोई व्यक्ति है वो बहुत सा जो है मिल्क प्रोडक्ट, जिसको कि कई बार आप देखते हैं, हालांकि कई बार मॉडर्न मेडिसिन में भी इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विचार भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप दूध कई चीज़ें प्रयोग करते हैं तो स्वभाव से ही बलगम ज़्यादा बनता है, ऐसा देखने में आता है। दूसरे दही से बने हुए पदार्थ हैं, पनीर से बने पदार्थ हैं, या और भी कोई चीज़ें हैं जो कि शरीर में पचने में देर करती हैं। जो चीज़ें शरीर में पचने में देर करती हैं उनसे बलगम बढ़ने की संभावना बनी रहती है। तो एक जो दूसरा आहार हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई खान पान अपना जो है आप लाइट रखिए, जिससे कि आसानी से पच जाए खाना और आपको कोई तकलीफ़ ना हो। और तीसरा होता है विहार, जो मतलब लाइफ स्टाइल, जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करिए कि आप पहचानिए कि आपके क्या क्या कारण हैं जिनमें आपको ये एक्सपोज़र हो रहा है, आप उसको अपनी लाइफ स्टाइल से चेंज करने की कोशिश करिए। जैसे आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको तो कम करिए। इसी तरह से अगर आप जो है कोई धुएं का जो वातावरण है वहाँ आपका ज़्यादा एक्सपोज़र होता है तो आप मास्क लगा के जाइए या कुछ ऐसा वहाँ पे बर्ताव करिए। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है वो रहता है वो औषधि चिकित्सा। तो औषधि जो है वो आप निश्चित रूप से किसी भी चिकित्सक के पास जाइए, उसकी प्रॉपर जांच कराइए। जांच करने के बाद जो भी एक कारण निकल के आता है उसकी वो एक चिकित्सक अपने हिसाब से आपको दवा देगा और निश्चित रूप से उसमें आराम मिलेगा। एक्यूट कंडीशन है, आराम जल्दी मिल जाएगा। क्रॉनिक कंडीशन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें भी आराम मिलता है। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं जिनको भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो भविष्य में अपने आप को काफ़ी हद तक ब्रोंकाइटिस से बचा पाएंगे। ठीक है डॉक्टर कौर, जब होम्योपैथी की बात होती है, होम्योपैथी कैसे अलग अलग मामलों में ट्रीटमेंट अपनाता है और क्या प्रिवेंशन भी होम्योपैथी के ज़रिए संभव है? हाँ जी, प्रिवेंशन तो चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा है, सब में ही ज़रूरी है प्रिवेंशन रखना। और इलाज का है तो होम्योपैथी तो मैं कहूँगी एज इट इज़ अ ब्लेसिंग कि अगर आप होम्योपैथी लेते हैं। होम्योपैथी में हमारे जैसे अगर आपके पास अगर ब्रोंकाइटिस का केस आता है तो एक्यूट है अगर या फिर क्रॉनिक है तो उसके हिसाब से हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी हम सिम्टम्स और भी सिम्टम्स लेते हैं, एक्सपेक्टोरेशन कैसी है, उसका कलर क्या है, क्या उसमें कोई स्मेल तो नहीं आ रही है, या फिर फीवर तो नहीं साथ में हो रहा, खांसी कैसी हो रही है, आपको सुबह खांसी ज़्यादा हो रही है, रात को खांसी ज़्यादा हो रही है, या फिर आपका अगर आप गर्म कमरे से ठंडे में या आप ठंडे से गर्म कमरे में, क्या ये सारे ट्रिगर्स हैं आपके खांसी के, या कुछ ठंडा पानी पीने से आपको खांसी हो रही है। तो इन सब फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हुए हम टोटलिटी निकाल के हम पेशेंट को देते हैं ताकि उसका एक्यूट है तो जैसे अभी बात कर रहे थे कि एक्यूट तो वाकई इसका बहुत जल्दी आपका आराम मिलता है, क्रॉनिक पे थोड़ा टाइम लग सकता है। बेसिकली हम होम्योपैथी में हम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं ताकि रोग प्रतिशोधक जो क्षमता है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको आपके जो ट्रिगर्स है उससे ट्रिगर्स को तो हटाना ही है आपको, पर साथ में अगर आपको जो एपिसोड्स है, जो कफ के एपिसोड्स है वो भी कम हो जाएंगे, आपका एक्सपेक्टोरेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा और धीरे धीरे आपके डिस्निया जो सांस लेने का जो मुश्किल हो रही है वो भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है। और जब डायग्नोसिस की बात होती है डॉक्टर मित्तल, इसकी सही जांच कैसे होती है? क्या एक्सरे ही सिर्फ होता है उससे पता लग जाता है या जांच कैसे की जाती है एलोपैथी में? तो ब्रोंकाइटिस की जांच के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जो कॉमन टेस्ट कराने पड़ते हैं वो होता है एक एक्सरे, छाती का एक्सरे, ताकि उससे में हमको पता चल जाता है कि भाई लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फिल्ट्रेट्स है, कोई और प्रॉब्लम है, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं हो रहा है या और कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक्सरे होता है, एक होता है सांस का टेस्ट जिसको बोलते हैं स्पायरोमीट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। बेसिकली वो आपकी लंग्स की कैपेसिटी कितना है वो टेस्ट करता है। तो ये जनरली 2 टेस्ट होते हैं। इसके अलावा बलगम का टेस्ट, भाई बलगम में कोई इन्फेक्शन या कीटाणु तो नहीं है, उसके लिए बलगम में कल्चर टेस्ट कराते हैं। कई दफ़ा एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एस्थमा जिसको बोलते हैं, तो एस्थमा के लिए हमको कई दफ़ा एलर्जी टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे IgE लेवल्स होते हैं या ब्लड में इओसिनोफिल काउंट होता है वो चेक करना पड़ता है। तो जनरली ये 4-5 टेस्ट है जिनकी वजह से ब्रोंकाइटिस है या नहीं है, किस लेवल तक प्रॉब्लम बढ़ चुकी है
और उसके क्या कारण है, इससे हमें पता लग जाता है ताकि हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर सकें। अच्छा, तो जब एक्यूट उस पे होता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, तब भी पता लग जाता है ऐसे आसानी से? हाँ, एक्यूट ब्रोंकाइटिस जनरली एक्सरे में और मरीज के लक्षणों से पता चल जाता है, उसमें हमको स्पायरोमीट्री वगैरह करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, ठीक है, तो वो जल्दी पकड़ में आ सकता है। जब आप इलाज की बात कर रहे थे और प्रिवेंशन की बात कर रहे थे डॉक्टर रमाकांत, पंचकर्म और कहीं ना कहीं षटकर्म में भी ये जो क्लिनजिंग टेक्निक्स हैं, क्या इनका भी अपने पूरे रेस्पिरेटरी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और ब्रोंकाइटिस से बचाव के लिए क्या ये असरदार होते हैं आयुर्वेद में? बिल्कुल जो है, एक पंचकर्म की एक जैसा कि नाम से आपको लगता है कि इसमें 5 तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे एक अगर आप देखें, वमन है, विरेचन है, एक वस्ती है, रक्त मोक्षण है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं मतलब शरीर को क्लीनिंग करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो वमन का मतलब होता है इसे उल्टी कैरे मेडिकेटेड कुछ दे करके उसको वोमिटिंग के द्वारा उसको बाहर निकालना। तो आप कह सकते हैं अपर पार्ट की जो क्लीनिंग है वो वमन के थ्रू होती है, और एब्डोमेन और लोअर जो पार्ट की क्लीनिंग है वो विरेचन के थ्रू होती है। और ये सब जो कारगर हैं, जैसे अभी बात हो रही है, तो उसमें जो ब्रोंकाइटिस जैसी जो कंडीशन होती है, इसको आयुर्वेद में कफ से होने वाली बीमारियां बताया गया है। और कफ की बीमारियों की चिकित्सा जो बताई गई है कि उसमें आप पंचकर्म में एक बार, साल में एक बार अगर आप वमन करा लेते हैं, मतलब मेडिकेटेड आप कुछ मेडिकेशन के बाद एक वॉमिटिंग जो इंड्यूस कराते हैं डॉक्टर्स अपने देखरेख में, उसको वमन कहते हैं, अगर आप करा लेते हैं उसका बेनिफिट होता है। और सांस की जो समस्या होती है, स्पेशली जो तमक श्वास बताया गया है जिसको ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं, उसमें भी जो है आयुर्वेद में विरेचन का एक प्राविधान भी किया हुआ है कि आप उसको थोड़ा सा पेट साफ करने की अगर आप दवाएं देंगे तो बहुत सा उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। मतलब डिटॉक्स जो है उसका बहुत बड़ा रोल इसमें आपको है। और एक बार आप डिटॉक्स करते हैं तो बहुत सा जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं, और ये देखने में आया है कि जैसे वमन जब आप कराते हैं तो जो वोमिटेड मटेरियल होता है उसमें हिस्टामिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा निकल के आती है। तो इससे ये पता चलता है कि शरीर में जो एलर्जी पैदा करने वाले तत्व हैं वो काफ़ी हद तक वमन के द्वारा बाहर आते हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं इनका निश्चित रूप से न केवल बीमारी की अवस्था में, बल्कि अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल भी साल में एक बार इसका प्रयोग करता है तो इस तरीके की समस्याओं से बचा रह सकता है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा था, कई लोगों को ना बलगम नहीं आता है खांसी में, सूखी खांसी है लेकिन लंबे समय तक चलती है, वो भी ब्रोंकाइटिस हो सकता है क्या? हाँ जी, सूखी खांसी जो अर्ली स्टेज है आपकी एक्यूट में, शुरुआत जब होती है तो सूखी खांसी होती है, धीरे धीरे करके कफ डेवलप होता है। तो इसके लिए हमारी जो ट्रीटमेंट भी हम करते हैं, अगर ड्राई कफ है तो होम्योपैथी में जो मेडिसिन है ड्राई कफ के लिए हम दवाइयाँ देते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो कि आपका एक्सपेक्टोरेशन बढ़ा देता है ताकि आपका ट्रैक जो है क्लियर हो जाए, वो बाहर निकालता है। कई बार कफ बनता है आपका बाहर नहीं निकल पाता तो छाती में जम जाता है। तो बहुत सारी दवाइयाँ हमारी होम्योपैथी में हैं, मदर टिंक्चर्स हैं, अलग अलग पोटेंसीज़ में हम दवाइयाँ हमारे पास हैं जो कि देने से ये आपका जो कफ, ड्राई कफ में भी आपको आराम मिलेगा। यही जो ड्राई कफ जो की शुरुआत, जो ब्रोंकाइटिस की शुरुआत ही ड्राई कफ से होती है, और धीरे धीरे करके ये और एक्सपेक्टोरेशन बढ़ती जाती, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो ये आगे और सिम्टम्स इसमें ऐड ऑन होते जाते हैं। ठीक है, और कार्यक्रम में बीच बीच में अब हम अपने दर्शकों के सवाल भी शामिल करते हैं। डॉक्टर मित्तल, ये जो सवाल पूछा है अखिलेश शर्मा ने पूछा है इंदौर से, और ये कह रहे हैं मेरी मम्मी को फिब्रोएटलेक्टेटिक बदलाव के साथ सिस्टिक ब्रोंकिएटेसिस बाएं फेफड़े के निचले हिस्से में दिखाई दिया जो संभवतः संक्रमण से जुड़ा है, तो आप कृपया मुझे सलाह दें कि क्या करना चाहिए। तो ये जो बीमारी आप बता रहे हैं इसको बोलते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस। तो ये ब्रोंकिएक्टेसिस क्या होता है, जो सांस की नलियाँ होती हैं वो फूल के फैल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो क्या होता है कि उन नलियों में बलगम जमा होने लगता है। तो जनरली ये दोनों तरफ भी हो सकता है या फेफड़े के एक हिस्से में हो जाता है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मरीज़ के लिए वो होता है कि जो बलगम है वो बाहर निकलता रहे। तो इसके लिए बहुत बार हमको इन्हेलर दवाई देनी पड़ती है ताकि सांस की नलियाँ खुली रहें, या म्यूकोलिटिक देने पड़ते हैं जिससे कि बलगम, जो गाढ़ा बलगम है वो पतला हो जाए और बलगम बाहर निकलता रहे। इसमें जनरली ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि बलगम में बार बार इन्फेक्शन होता रहे। तो अगर आपका बलगम हरे रंग का है या बलगम का रंग बार बार बदलता है तो आपको डॉक्टर को दिखा करके बलगम की जांच करा के बार बार एंटीबायोटिक लेना पड़ सकता है। पर जो इसका जो मेन इलाज होता है वो यही है कि बलगम बाहर निकलना चाहिए। अगर बलगम अंदर जम गया ब्रोंकिएक्टेसिस वाले एरिया में तो वो इन्फेक्ट होता रहता है। तो जनरली डॉक्टर इसके लिए बताते हैं कि भाई आप फिजियोथेरेपी कराइए चेस्ट की,
पीठ थपथपा के बलगम बाहर निकालने की एक्सरसाइज होती हैं, वो कराते हैं, तो उससे जनरली अगर मरीज़ फॉलो करता है, जो दवाइयाँ दी जाए वो लेता रहे, तो ठीक चलते रहते हैं। ठीक है। और डॉक्टर रमाकांत यादव, अब जो प्रश्न है ये सृजल तिवारी का है उत्तर प्रदेश से, और ये कह रहे हैं कि मुझे 3 साल से ब्रोंकाइटिस है, मेरी उम्र 40 साल है, मैंने कभी स्मोकिंग नहीं की है, मेरा बायां फेफड़ा प्रभावित हुआ है, कृपया मुझे बताएं, और खासकर इन्होंने ये कहा था कि घरेलू उपाय मुझे बताएं और आयुर्वेद के उपाय बताएं जिनसे मैं ठीक हो सकूं। जी देखिए, जैसे आपने बताया कि जो है बायां फेफड़ा केवल इसमें इन्वॉल्व है, तो ये थोड़ी सी एक मतलब चिंताजनक विषय भी इसमें हो सकता है, क्योंकि सामान्य रूप से ऐसा होता नहीं है कि अगर जब ब्रोंकाइटिस में इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो दोनों तरफ के जो लंग्स होते हैं वो एक समान उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आप बाईं तरफ की इन्वॉल्वमेंट की आप कर रहे हैं तो शायद इसमें और एडवांस जो टेस्ट हैं उनको कराने की ज़रूरत है, और उसको टेस्ट आपको करा करके एक बार कंफर्म करना चाहिए कि इसमें कौन सी परेशानी इसमें ज़्यादा है। और जहाँ तक रही बात घरेलू उपचार के या बचाव की, तो उसमें एक जो सबसे बड़ा है सामान्य रूप से है, सभी जो खांसी की अवस्थाएं होती हैं या सांस की अवस्थाएं होती हैं वो आयुर्वेद में कफ और वायु से होने वाली समस्याएं बताई गई हैं। तो हम लोग प्रायः क्या करते हैं कि सामान्य रूप से जो गर्म खान पान होता है, आप कह सकते हैं कि जो आसानी से पच जाए और उसमें जिसमें मिल्क प्रोडक्ट थोड़े से कम होते हैं, एलर्जी पैदा करने वाले जो पदार्थ होते हैं, स्पेशली जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं या किसी और चीज़ से आपको इसमें एलर्जी है, उसको स्पेशली पैक्ड फूड जो होते हैं, जो कि पैकेज्ड फूड होते हैं, उनको जो ये सब चीज़ें हैं, और ब्रेड से बनी हुई चीज़ें, फर्मेंटेड जो मैदे से बनी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि आप इसको अपनी डेली रूटीन में कम इस्तेमाल करें। और जो हमारा जो भारतीय खान पान है, जो सामान्य रूप से दाल चावल रोटी सब्जी जो है, और इसमें बहुत ही आप थोड़ा बहुत उसमें 1 चम्मच घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हैं आप सामान्य रूप से लेंगे तो आसानी से एक तो डाइजेस्ट होगा, और जब डाइजेस्ट होगा तो एक आयुर्वेद में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि वायु का अनुलोमन, मतलब इसमें क्या होता है कि जो पेट में जो गैसेस वगैरह हैं वो अपने आप आराम से जो है नीचे की तरफ को पास होती रहती हैं, और जो ऊपर की तरफ से जो डकार वगैरह आती हैं ये भी नॉर्मली होती हैं। जब आप ये देखेंगे, अगर खान पान सही रखेंगे, ये जो वातानुलोमन होता रहेगा, तो आपकी समस्या 90% तक धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत से जो है एलर्जेंस हैं जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से ही पैदा होते हैं। ठीक है। तो आप उनसे बचे रहेंगे और ये निश्चित रूप से आपको लाभ करेगा। ठीक है डॉक्टर गौर, अगला जो प्रश्न है दीपदेन रॉय का ओडिशा से ये सवाल है, और ये पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र 45 साल है, मैंने 17 साल की उम्र से ही स्मोक करना शुरू कर दिया था, अब मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया है, रात होते ही बलगम आने लगता है और रुकता नहीं है, मैं क्या करूं, कृपया जवाब दें। तो इसका ट्रिगर जो मैक्सिमम केसेस में होता है, स्मोकिंग ही वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस है। तो ये ट्रिगर फैक्टर है, स्मोकिंग तो आपको कम करनी ही पड़ेगी या बंद करनी पड़ेगी। अब क्योंकि अगर आप ब्रोंकाइटिस आपके 17 साल की उम्र से आप कह रहे हैं कि आप यू आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकाइटिस, आपको हो रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये ब्रोंकाइटिस की स्टेज पे ही आके रुक गया, हो सकता है आगे आपका लंग में भी इन्फेक्शन ओकेजनली चला जाता हो। तो इसके लिए आप ट्रीटमेंट, आप कहीं पे भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी भी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन से जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपके सारे सिम्टम्स, डॉक्टर आपके सारे सिम्टम्स लेंगे, कुछ जांच करने के लिए भी आपको बोलेंगे, तो ये उसके बेसिस पे आपकी मेडिकेशन होगी। और डेफिनेटली आपको ये मेडिसिन लेते ही, क्योंकि आपकी बीमारी 17 साल की उम्र से आप कह रहे हैं कि आपको लगी हुई है, तो धीरे धीरे करके आपको डेफिनेटली आपको मेडिसिन लेने से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। पर इसकी मेडिकेशन आप से रिक्वेस्ट है कि आप खुद आप अपनी सेल्फ मेडिकेशन ना करिए, आप किसी भी प्रैक्टिशनर या रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाइए और वहाँ से अपनी मेडिकेशन स्टार्ट करिए। आपको बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपकी बीमारी का इलाज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगला सवाल भी इलाज से जुड़ा हुआ है, तो मैं ये भी पूछूंगी डॉक्टर मित्तल आपसे कि एलोपैथी में ब्रोंकाइटिस का इलाज कैसे कैसे किया जाता है, क्या एंटीबायोटिक ज़रूरी होती हैं, और सवाल भी इसमें शामिल कर लेते हैं। ये उमर फारूक का सवाल है कश्मीर से, और उमर कह रहे हैं कि मैंने आज तक कभी भी धूम्रपान सिगरेट वगैरह कुछ भी नहीं पिया है,
फिर भी मुझे इसी साल दूसरी बार क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हुआ है। ओके, तो जो जनरली एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, जनरली इसमें जो इलाज होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसमें हमको 5 से 7 दिन का एंटीबायोटिक देना पड़ता है और वो रिजॉल्व कर जाता है। नाउ जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की, लंबे समय से खांसी चल रही है या बार बार खांसी और सांस के अटैक आ रहे हैं साल में 2 बार 3 बार। उसके लिए जो मेन दवाई होती है वो जनरली एलोपैथी में होती है इन्हेलर, क्योंकि क्या होता है जो दवाइयाँ हम मुंह से गोलियाँ देते हैं वो पूरी बॉडी में पहुँचती है। जो इन्हेलर्स होते हैं वो सांस के रास्ते सिर्फ ब्रोंकस में पहुँचते हैं और वहीं काम करते हैं। तो जो ब्रोंकस में सूजन होती है, ब्रोंकस में सिकुड़न होती है, उसको कम करने के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट हमारी तरफ से होता है वो होता है इन्हेलर। इन्हेलर बहुत सारी तरीके के होते हैं, तो क्या इन्हेलर किसके लिए, मरीज़ के लिए क्या दवाई वाला इन्हेलर देना है वो आपके डॉक्टर आपका जांच करने के बाद तय कर पाते हैं। दूसरी चीज़ एक बहुत जो मैं कहूँगा, मैं एलोपैथी फिजिशियन होने के नाते, कि हमारे पास ऐसे बहुत से मरीज़ होते हैं जो बहुत लेट स्टेज में पहुँचते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला आपको इन्हेलर लेना पड़ेगा, वो सोचते हैं इन्हेलर की तो आदत पड़ जाएगी, नुकसान देगा, मैं कैसे जीऊँगा, मैं नहीं लूँगा। कई सालों साल निकल जाते हैं इन्हेलर बिना लिए, और वो फिर 45-50 की उम्र पे जबकि उनका ब्रोंकाइटिस बहुत ज़्यादा हो चुका होता है तब वो आते हैं, जबकि उन पर शायद इन्हेलर भी काम नहीं करते। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप जिस भी पद्धति को फॉलो करें, जो भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट लें वो रेगुलर लें और बार बार फॉलोअप के लिए अपने डॉक्टर को दिखाते रहें, तभी आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी पद्धति अच्छी है या बुरी है, पर आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, तभी फ़ायदा हो पाएगा। और एक बड़ी बात है जो डॉक्टर मकान यादव बताइए कि कई लोग ये सोचते हैं किसी को खांसी आ रही है और लगातार आ रही है तो इससे तो कोई गंभीर बीमारी है, हमें भी संक्रमण हो सकता है। क्या ब्रोंकाइटिस संक्रमण से होता है? ब्रोंकाइटिस जो है एक एक्चुअली जैसे बताया कि जो है एक शरीर का एक प्रतिक्रिया है, एक सूजन शरीर के जो हमारे जो सांस की नलियाँ हैं उसमें स्वेलिंग बनी रहती है, उसके लक्षण के स्वरूप में उसको खांसी जैसा बना रहता है। तो सामान्य रूप से ये जैसे ट्यूबरकुलोसिस होती है कि उसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, आप जैसे एक खांसी करने से दूसरे व्यक्ति को वो जो नज़दीक में रह रहा है उसको लग सकता है। सामान्य रूप से इस तरीके के लक्षण ब्रोंकाइटिस में नहीं मिलते हैं। और हाँ, लेकिन अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया ब्रोंकाइटिस के साथ साथ, तब वो परिस्थिति उसके आसपास रहने वाले कोई भी व्यक्ति है तो उसके क्लोज प्रेमिसेस में जो भी रह रहा होगा तो वो इन्फेक्शन उसको प्रभावित कर सकता है। लेकिन यह है कि आप अगर कहें कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जैसे मान लीजिए कोई फैल रहा हो, जैसे ट्यूबरकुलोसिस फैलती, तो उस तरीके के लक्षण नहीं होते इसमें। ठीक है, तो ये भी जो मैं कहूँ जो मिथ है वो दूर हो सकता है इस जवाब के ज़रिए। डॉक्टर कौर, होम्योपैथी की जब हम बात करते हैं तो अभी भी लोगों के मन में ये बात आती है कि असर देर में करती है, तो ब्रोंकाइटिस के मामलों में किस तरह से असर दिखाई देता है, कितनी जल्दी या कितना वक्त लग सकता है, और जो इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात है उसकी ज़रूरत कब पड़ेगी होम्योपैथी के साथ, या होम्योपैथी अकेले भी कारगर है कई मामलों में? हाँ, बहुत ये बड़ा मिथ है कि होम्योपैथी बहुत टाइम लेती है, ट्रीटमेंट बहुत समय लग जाता है। ऐसा नहीं है। अगर एक्यूट केस, अगर किसी डिजीज़ का ऑनसेट एक्यूट है, एकदम से अगर फीवर हो या ब्रोंकाइटिस आपको हुआ है, तो हम इतनी देर हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि लंबे अरसे तक आपकी ट्रीटमेंट चलेगी। डेफिनेटली एक्यूट केसेस में आपका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, आपका फीवर कंट्रोल हो जाता है, कफ आपकी कम हो जाती है। हाँ, क्रॉनिक केसेस में अगर कोई किसी को ब्रोंकाइटिस सालों से चला आ रहा है, जैसे अभी अब बात कर रही थी कि एक 17 साल की उम्र से अगर किसी को ब्रोंकाइटिस की शुरुआत हो गई है, तो डेफिनेटली ऐसे केसेस में आपको टाइम होम्योपैथी लेने से, होम्योपैथी क्या आई थिंक सब ट्रीटमेंट्स में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, आपको रिलीफ ज़रूर साथ साथ मिलना शुरू हो जाता है, और कंप्लीट जो आपको सारे सिम्टम्स पूरी तरह से कंट्रोल लाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, वो सिर्फ क्रॉनिक केसेस में है। जब इलाज की बात हो रही है और समय को लेकर मैंने बात की है, तो डॉक्टर मित्तल ये बताइए कि क्योंकि आप लोग कह रहे हैं ट्रिगर करता है, बहुत सारी चीज़ों से ट्रिगर होगा, तो क्या इसका जैसे ही पता लगता है उसके बाद जीवन भर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं क्या? अगर आप जैसे बात करें कि मैंने बताया ब्रोंकाइटिस के कई प्रकार हैं, एस्थमा है या सीओपीडी है जो कॉमन प्रकार हैं, तो सीओपीडी एक ऐसी बीमारी होती है जो जनरली 35-40 उम्र के बाद होती है, जिसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, और उसमें मरीज़ को जनरली ज़िंदगी भर इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि वो बीमारी का जो
इफेक्ट है वो कई सालों से एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे किसी ने 20 साल पे स्मोकिंग चालू करी, या किसी ने अपना जो भी ऑक्यूपेशन है वो 20 साल पे चालू किया, 40 साल तक वो 20 साल उस पर एक्सपोज रहा है, तो लंग्स को ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। तो जब हमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस COPD पता चलता है, उस मरीज के लिए जनरली ज़िंदगी भर इलाज की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे दूसरा स्पेक्ट्रम देखें, एस्थमा या दमा जिसको बोलते हैं जनरल भाषा में, या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, वो किसी भी एज पे चालू हो सकता है। बच्चों में भी होता है, अडल्ट्स में भी होता है, बूढ़ों में भी होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आपने टाइमली ट्रीटमेंट चालू किया तो बहुत बार, जैसे बच्चों में चालू किया तो बच्चे से 15, 16 साल, 17 साल की उम्र तक हुए तो इन्हेलर्स बंद हो जाते हैं। बट अगर आपकी बीमारी 35-36 साल के बाद स्टार्ट हुई है, लेट ऑनसेट हुई है, तो उसमें जनरली आपको जीवन भर इलाज की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत मिनिमम डोज लेनी पड़ती है, या हम कहते हैं कि भाई आप जनरली ठीक है, जब आपको दिक्कत हो तब दवाई लो, बाकी समय ना लो। पर वो आपके लक्षण कितने हैं, आपकी बीमारी कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसके आधार पर तय करना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर रमाकांत यादव, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आदत बनाते हैं लोग, जैसे ठंडी चीज़ें नहीं खानी, आप सब कहते हैं ऐसी चीज़ों से बचिए क्योंकि नुकसान हो सकता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, हमेशा गर्म पानी पिएंगे, तेज़ गर्म पानी पिएंगे। तो और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रखना है कि इसका भी नुकसान हो सकता है कि आप बार बार गर्म पी रहे हैं और एक सीमा से ज़्यादा गर्म पानी पी रहे हैं, क्या इसका भी कोई नुकसान होता है क्या? निश्चित रूप से अगर आप एक जो जैसे सामान्य, जैसे एक कहा जाता है कि भाई जब मौसम थोड़ा सा ठंडा आ जाता है, या इस तरीके की जो सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं कि सर्दी खांसी जब जैसी अवस्थाएं हैं, तो थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए। मतलब गुनगुना या थोड़ा सा गुनगुना से तेज़ जो वार्म जो वाटर होता है उसको, हॉट वाटर नहीं पीना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए जैसे लोग कहते हैं कि भाई खौलता हुआ गर्म पानी कोई ले रहा है, तो अगर आप उसकी मात्रा ज़्यादा करेंगे तो निश्चित रूप से वो जो लोकल वहाँ की जो म्यूकोसा है उसको कुछ ना कुछ जो है हार्म वो करेगा। लेकिन अगर पानी वार्म है या ल्यूक वार्म है तो वो उतना नुकसान नहीं करता है। और अगर आप अपनी एक हैबिट बना लेते हैं कि हम गुनगुना पानी या थोड़ा सा गर्म पानी पीते रहेंगे, तो ये लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन भी कई बार होता है ये। क्योंकि आप सिर्फ गर्म पानी लेने से ही आपकी बहुत सी चीज़ें, जैसे ये मौसम इस समय है, टेम्परेचर मान लिए 40 से अबव चल रहा है, तो इस समय इस ऋतु में गर्म पानी ना लें, सामान्य पानी का इस्तेमाल करें। लेकिन जब मौसम थोड़ा सा अच्छा होने लगता है तब आपसे गर्म पानी पीना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से जो एक तो डाइजेशन आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक ठाक जल्दी से खाना पचता है उससे। दूसरे जो कफ से होने वाली बीमारियां हैं उनमें भी बचाव करने में बहुत सी राहत मिलती है। तो हमेशा ये आजकल एडवोकेट करते हैं, न केवल आयुर्वेद या बाकी और भी हमारे जो सभी चिकित्सक हैं वो एडवोकेट करते हैं कि आप थोड़ा सा पानी गुनगुना लें या गर्म पानी लें। ठीक है, यानी ठंडा नहीं लेना है, या तो सामान्य लें या गुनगुना पानी लें, तो ये काफ़ी मदद भी कर सकता है। ठीक है, जो मास्क पहनना है या हाथ धोना है या प्रदूषण से बचना है, डॉक्टर कौर, ये सारी सावधानियां भी कितना बचाव कर सकती हैं? मास्क जब भी आपको खांसी हो रही है और ये सारी आपकी रूटीन में, आपकी हाइजीन हैबिट्स में इंक्लूड आपको करना है कि आप बाहर से आ रहे हैं तो आप आके अपना हाथ बार बार अपने धोइए। प्लस अगर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर इन्फेक्टेड, अगर ब्रोंकाइटिस अगर वायरल है या बैक्टीरियल है जिससे कि आपके ड्रॉपलेट से, या फिर कई बार क्या होता है कि अगर अंदर ट्यूबरकुलोसिस हो रखा है उससे भी कई बार ब्रोंकाइटिस के लक्षण भी उसमें आ जाते हैं। तो कई बार इन सब वजहों की वजह से अगर आपको ब्रोंकाइटिस है तो इसके लिए मास्क पहनना भी ज़रूरी है ताकि आपके साथ जो कोई बैठा है तो ये इन्फेक्शन आप पास ऑन ना करें। तो ये सारे जो खांसी, चाहे किसी भी तरह की, मुझे लगता है किसी भी तरह की खांसी हो, अगर आप बाहर निकलते हैं, अगर मास्क पहन लेते हैं तो बाकियों को तो आप बचाते ही हैं और ख़ुद के लिए भी ये बेटर है। और बार बार हाथ धोना तो ये हमारे हाइजीन में हमें इंक्लूड कर लेना चाहिए। क्या कोई वैक्सीन है जिससे ब्रोंकाइटिस को रोका जा सके डॉक्टर मित्तल? फ्लू और निमोनिया के टीके क्या कोई मदद करते हैं? तो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अटैक पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ट्रिगर हो गया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है पर अचानक उसके अटैक पड़ते हैं, वो जनरली वो अटैक या तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। तो उन अटैक को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन्स होती हैं। तो जो दो इम्पॉर्टेंट वैक्सीन होती है वो होती है एक तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या फ्लू शॉट जिसको बोलते हैं, तो ये साल में एक बार लगाना पड़ता है। तो जनरली जो फ्लू वाली बीमारी होती है उसकी वजह से अटैक पड़ते हैं, तो ये बीमारी को प्रिवेंट करता है या अटैक को बढ़ने से रोकता है। तो जिनको सांस की बीमारी या ब्रोंकाइटिस है
उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो साल में एक बार इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का शॉट लें, ताकि उनको अटैक ना पड़े, या अटैक पड़े भी तो बहुत सीवियर अटैक ना पड़े, कम सीवियरिटी या कम खतरनाक अटैक पड़े। दूसरी वैक्सीन होती है न्यूमोकोकल वैक्सीन, जिसको बोलते हैं कि निमोनिया की वैक्सीन है। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन भी हमको ज़िंदगी में एक बार लगवानी होती है। कई तरीके के शेड्यूल होते हैं, 2 वैक्सीन मार्केट में आती हैं, तो वो डॉक्टर आपको बता सकते हैं आपको कौन सी वैक्सीन और कब लगवानी चाहिए। पर निमोनिया की वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन रिकमेंडेड है जिन भी लोगों को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या सांस की बीमारियां हैं, क्योंकि उनको इससे अटैक पड़ते नहीं हैं, या अटैक पड़ते हैं तो सीवियर नहीं होते। तो अगर आपको सांस की बीमारी है तो वैक्सीन के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। ठीक है। और हमने देखा है जो हल्दी वाला दूध कोविड के टाइम में कितना ज़्यादा डॉक्टर रमाकांत यादव सबने इस्तेमाल किया, काढ़े का इस्तेमाल हुआ। ये सारी चीज़ें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर कहें फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए कितना मददगार है, और सीधे सीधे ब्रोंकाइटिस से अगर इसको जोड़ें तो कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इन सब का? बिल्कुल, जैसा ये कोविड के समय, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि कोविड के समय ये जो चाहे हल्दी वाला दूध रहा हो, या एक हम लोगों ने आयुष क्वाथ एक जो डिस्ट्रीब्यूट किया था सभी को, वो रहा हो, या सिंपल गर्म पानी पीना रहा हो, या सिंपल जो है नाक में थोड़ा 2 बूंद ऑयल जो है अणु तेल की डालनी रही हो, ये सभी क्या करते हैं कि एक प्रकार से शरीर में एक प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाते हैं। जैसे आपने हल्दी वाले दूध की बात करी, तो हल्दी इटसेल्फ एक बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी औषधि है, और जब वो बॉडी में जाती है तो इन्फ्लेमेशन शरीर का कम होता है, और दूसरे क्या है कि आपको एक एंटीसेप्टिक जैसा भी काम करती है। इसी तरह से जो है, जो हम लोगों ने नाक में तेल कभी डालने के लिए जो अणु तेल दिया गया, वो भी एक प्रकार से जब आप ऑयल जब आप डालते हैं तो एक वो फिल्म बना लेता है पूरी, वो अंदर एक लेयर बना देता है, अंदर की जो सांस की नलियां हैं और जो गले तक के जो हिस्से हैं वहाँ पे एक लेयर बना देता है। उस लेयर को पार करके कई बार वो इन्फेक्शन उससे नहीं जा पाते हैं कई बार, और वो एक बचाव में हेल्प करता है एक तरह से। तो ये जो चीज़ें हैं ये निश्चित रूप से जो है वो कोविड के समय में तो बहुत कारगर रही हैं, और मैंने देखा ये भी सभी चाहे वो चिकित्सक जो समुदाय था हम लोगों का, चाहे किसी भी पैथी के रहे हों, लेकिन यह है कि सब ने जो है उसका, चाहे वो हल्दी वाला दूध हो, अणु तेल हो, क्वाथ हो, सभी ने उसका इस्तेमाल किया और उसके बेनिफिट मिले हैं। तो आजकल हम लोग श्वास के लिए भी, कास के लिए, मतलब जिसको खांसी या ब्रोंकाइटिस कह रहे हैं आप, इसके लिए भी हम इन सब चीज़ों का प्रयोग आजकल भी कर रहे हैं उसका। ठीक है। और जो मैंने प्रश्न पूछा था डॉक्टर कौर पहले, वो ये था इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर, वो कितना सही हो सकता है, किन मामलों में सही हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जब अभी तो बाहर निकलना, प्रदूषण इनकी बात हो रही है, लेकिन घर में बैठे रहना, एसी में बैठे रहना, ये सारी चीज़ें भी कितना नुकसान कर सकती हैं? बेसिकली अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो आपको बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएंगे आप। और आप अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर क्रॉनिक लंग डिजीज़ अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में रही है, तो आपके भी चांसेस होते हैं कि आपको भी कोई भी ब्रोंकाइटिस या और कोई बीमारी होने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। तो घर बैठे भी, जैसे कि आपने कहा कि अगर इन्फेक्शन हो जाता है, बेसिकली ये हमारी इम्यूनिटी है कि अगर घर में चार लोग हैं तो उनमें से एक ज़्यादा बीमार पड़ता है और दूसरे को इन्फेक्शन नहीं होता है, या फिर दूसरे को ये बीमारी नहीं होती, तो इसका मतलब बेसिकली जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम है। तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो हम एक्यूट और क्रॉनिक में तो हम देते ही हैं। हम ऐसी इम्यूनिटी, लो इम्यूनिटी वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उनको हम एज अ प्रिवेंटिव भी मेडिसिन देते हैं। जैसे कि अगर मौसम चेंज होने वाला है तो उससे पहले ही हम मेडिकेशन कर देते हैं, या हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम पहले ही दे देते हैं, ताकि वो अटैक से, ब्रोंकाइटिस जो कि मौसम चेंज होने से या फिर और कोई ट्रिगर से अगर हो रहा है, तो काफ़ी हद तक उससे भी उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे अभी कोविड के टाइम में भी होम्योपैथी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही है कि काफ़ी प्रिवेंटिव मेडिसिन भी दी गई। इसी तरह से ब्रोंकाइटिस, बाकी लंग डिजीज़ेस में भी जो कि क्रॉनिक में अगर है स्पेशली, और या फिर बहुत टेंडेंसी है काफ़ की किसी को बार बार बीमार पड़ने की, तो हम उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेते हैं, प्रिवेंटिव मेडिकेशंस भी करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी देते हैं। ठीक है डॉक्टर मित्तल, फिजिकल एक्टिविटी का कितना बड़ा रोल है, कैसे करना है, क्या सावधानी है इन मामलों में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, क्योंकि क्या होता है कि जनरली जो सांस के मरीज़ होते हैं वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। दूसरा एक कारण भी होता है, जो मोटापा या ओबेसिटी है, या बच्चों का नाक खेलना, वो अपने आप में लंग्स की बीमारियों का एक कारण होता है, क्योंकि उनकी बॉडी की पावर ही कम हो जाती है, कहना चाहिए हमको।
तो जनरली हम ये कहते हैं कि आप संतुलित आहार लें, हाई प्रोटीन डाइट लें और फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करें। अब कितनी फिजिकल एक्टिविटी करनी है वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि आप उस लेवल तक एक्सरसाइज करें कि आपका सांस फूलने लगे। बहुत हल्का नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, विद इन योर कैपेसिटी, ताकि आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी को उस लेवल तक ले जाएं ताकि आपकी बॉडी जब टायर्ड होने लगे तब आप रुकें। तो ताकि आपको धीरे धीरे इस लेवल को बढ़ाना है। पहले मान लिया 100 मीटर चले, अगले दिन 150 चले, फिर 200 चले। सो ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है फिजिकल एक्टिविटी को। सिमिलरली आपको, अगर आप मोटे हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, तो आपको अपने खाने पानी पे ध्यान रखना है या एक्सरसाइज पे ध्यान देना है ताकि वज़न कंट्रोल हो सके। वज़न कंट्रोल होने से अस्थमा या COPD की बीमारियों में बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है। इसी के साथ साथ आपको मेल नरिश्ड भी नहीं रहना है, यानी कि अगर आप बहुत पतले हैं, आपका BMI बहुत कम है, जैसे बच्चे बहुत मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, उनके लिए हाई प्रोटीन डाइट है, अंडे हैं, उसकी वजह से अगर उनका बॉडी बिल्डअप होगा तो जनरली उनकी लंग्स की प्रॉब्लम भी इम्प्रूव होती है। ठीक है। और जाते जाते डॉक्टर रमाकांत यादव, आपका क्या मैसेज है? नाड़ी शोधन, कपालभाति, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें और योग ओवरऑल अगर देखा जाए, ये सारी चीज़ें कितना मदद कर सकती हैं? बिल्कुल, ये इसके लिए अगर आप कहेंगे तो ये बहुत सभी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। और हमारे भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने विशेष रूप से एक 20 मिनट का एक योग का एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। तो लोगों को बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है, लोगों को उसको पालन करना चाहिए। तो न केवल सांस से संबंधित बल्कि और भी जो शरीर की समस्याएं हैं उनसे भी काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। दूसरे जो है, और मेरा तो यही एक संदेश भी है और आपके माध्यम से मैं देना चाहूँगा कि आप हमेशा जो है खान पान का ध्यान रखें और जितनी भी चीज़ें हैं जैसे पॉल्यूटेंट्स हैं उनसे कोशिश करें कि जो है अपने शरीर को प्रभावित कम करने दें। और पैकेज्ड फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीज़ें आप शरीर को जो हार्म पहुंचाते हैं उनको थोड़ा सा अपने शरीर के लिए कम करें। ठीक है। ये मेरा एक संदेश। आपका क्या मैसेज है लास्ट में? तो आपने कहा था कि इंटीग्रेटेड अप्रोच हम रख सकते हैं कि नहीं। हाँ, हम होम्योपैथी अकेले से, सिर्फ होम्योपैथी से भी हम ब्रोंकाइटिस का इलाज कर सकते हैं, पर इसके साथ अगर आप और कोई दवाइयाँ अगर ले रहे हैं, अगर आप डायबिटिक हैं या फिर अगर और कोई आपकी क्रॉनिक डिजीज़ की दवाई चल रही, उन दवाइयों के साथ साथ भी होम्योपैथी एज ए सपोर्टिव मेडिसिन भी बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी दवाइयाँ बंद करनी है, आप अपनी दवाइयाँ जो ले रहे हैं आप वो लेते रहिए, पर साथ में अगर आप होम्योपैथी लेना शुरू कर देते हैं तो आपका वो टाइम पीरियड है, जो बीमारी आपकी 10 दिन चलनी है, 2 हफ्ते चलनी है, तो उसका वो टाइम पीरियड भी कम हो जाए। बिल्कुल। आपका क्या मैसेज है डॉक्टर मित्तल? तो मेरी सलाह यही है कि अगर आपको लक्षण है तो उनको पहचानें, उसके लिए जांच कराएं, अपने डॉक्टर की सलाह मानें, अच्छा भोजन लें, अच्छा एक्सरसाइज करें, अपने वज़न को कंट्रोल में रखें और जो भी सलाह आपके डॉक्टर ने यहाँ पर टीवी पर दी है या जनरली इन पर्सन जो भी आपके डॉक्टर आपको आपकी सांस के लिए सलाह देते हैं उसको मानें, तो आप इस बीमारी से बच भी सकते हैं और अगर आपको बीमारी हो गई है तो आप उसको ठीक से ट्रीट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ चर्चा का समय ये पूरा हो गया है। डॉक्टर सौरभ मित्तल आपका, डॉक्टर रमाकांत यादव आपका और डॉक्टर कौर, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस चर्चा से साफ हो गया कि ब्रोंकाइटिस को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खुद के फेफड़ों से खिलवाड़ हो जाएगा। समय रहते सिम्टम्स को, लक्षणों को पहचाने, सही इलाज और जीवन शैली में बदलाव ही असली बचाव है। चाहे वो एलोपैथी की राहत हो, आयुर्वेद की जड़ों से जुड़ा उपचार हो या होम्योपैथी की गहराई से काम करने वाली दवाएं, हर पद्धति का एक खास स्थान है। लेकिन सबसे ज़रूरी है जागरूकता, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की आज इस कार्यक्रम के जरिए हमने कोशिश की है। जानकारी और समय पर एक्शन। हम यही कहेंगे कि खांसी को हल्के में मत लीजिएगा, सांसों की कीमत को जानिएगा। आयुष्मान भव में आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।